नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं बातें दिल की सीजन 3। वो बातें जिनका सीधा और गहरा संबंध है हमारी मेंटल और इमोशनल वेलनेस से। और बातें दिल की ये खास सीरीज एक इनिशिएटिव है स्लीपवेल फाउंडेशन और संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ का, ताकि हम और आप एक बेहतर जिंदगी जी सकें। और फिलहाल इस सीरीज में बात हो रही है रिलेशनशिप्स की, रिश्तों की। तो आज उसी बातचीत को हम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे शादी के रिश्ते की। एक बहुत अहम रिश्ता होता है हम सबकी ज़िंदगी में और मेंटल और इमोशनल वेलनेस की नज़र से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ मुझे लगता है अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं। कैसी होनी चाहिए हमारी मैरिटल रिलेशनशिप ताकि हमारी इमोशनल और मेंटल वेलनेस अच्छी बनी रहे, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं संजीवनी से वॉलंटियर काउंसलर पारुल पारशर। पारुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू रिचा। पारुल, अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कि मेंटल हेल्थ का और रिश्तों का, खासकर शादी के रिश्ते का कितना गहरा संबंध है। मेंटल हेल्थ खराब हो तो शादी बिगड़ सकती है और शादी बिगड़ जाए तो मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। लेकिन समय के साथ, मतलब हम लोग कभी अपनी नानी दादियों की बात सुनते हैं, फिर माँओं की बातें सुनते हैं, और आज और अब हमारे बच्चों की पीढ़ी, कैसे देख रही हैं आप शादी का रिश्ता या उसकी डेफिनेशन कैसे चेंज हो रही है, कैसे इवॉल्व हो रही है? मेंटल हेल्थ का इम्पैक्ट शादी पे पड़ता है और शादी का इम्पैक्ट हमारी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ पर भी पड़ता है। और ओवर द इयर्स हमने देखा है कि सोसाइटी में बहुत चेंजेस आए हैं। आज देखा जाए सोसाइटी में, चाहे वो बड़े सिटीज़ हो या मेट्रोज हो, या तो लोग अपना लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं खुद या फिर उनकी सहमति ली जाती है। लेकिन पहले क्या होता था? पहले या तो फैमिली मेम्बर्स ढूंढते थे लाइफ पार्टनर, या पेरेंट्स ढूंढते थे और बहुत केयरफुली ढूंढते थे, फाइनेंशियल और सोशल स्टैंडिंग देखते हुए। क्योंकि एक धारणा थी कि एक लेडी की शादी सिर्फ अपने हस्बैंड से नहीं, लेकिन उनकी पूरी फैमिली से हो रही है, और एक सोशल रेपुटेशन उस सब का ख्याल रखा जाता था। दूसरा ये भी हुआ है कि शादी की एज बढ़ गई है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। जो रोल्स हैं वो भी बदल गए हैं। जैसे आज औरतें ज़्यादा एजुकेटेड हैं, फाइनेंशियली ज़्यादा जागरूक हैं या इंडिपेंडेंट हैं। पहले ऐसा ज़्यादातर नहीं होता था। पहले ये भी होता था कि एक औरत घर और बच्चे संभालती थी और आदमी घर के बाहर वाले काम देखते थे। लेकिन जैसे लेडीज़ का प्रोफाइल चेंज हो रहा है, औरतों का प्रोफाइल ज़्यादा पढ़ लिख रही हैं, काम कर रही हैं, तो ये जो रोल्स हैं ये भी चेंज हो रहे हैं। तो इन जो चेंजेस मैंने डिस्क्राइब किया, इनका इम्पैक्ट हम देखते हैं अपने क्लाइंट्स के थ्रू शादी की डेफिनेशन पर। पहले ये बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी कि शादी है एक फैमिली आगे बढ़ाने के लिए, बच्चे करने के लिए। लेकिन अब शादी से बहुत उम्मीदें बदल गई हैं। बहुत ये नीड के अलावा भी बहुत सारी दूसरी उम्मीदें होती हैं। औरतें ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं तो वो ये भी एक्सपेक्ट करती हैं कि उन्हें ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिले, उनके पास चॉइसेस हों कि वो क्या कहाँ किससे मिलती हैं, कैसे कपड़े में पहनती हैं, कैसे अपना खर्चा करती हैं। तो इससे शादी पर इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ता है। लेकिन आदमी अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चाहे उनका लाइफ पार्टनर ज़्यादा एजुकेटेड हो, चाहे ज़्यादा फाइनेंशियली अवेयर हो, लेकिन फिर भी इन अ वे फैमिली को संभाल सके, एडजस्टिंग हो और फैमिली ओरिएंटेड हो। ऐसा भी हमने देखा है कि बिलीफ्स अलग हो गए हैं, रिचुअल्स अलग हो गए हैं, तो ये एडजस्टमेंट इतनी इजी नहीं रही। कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। और एक और चीज़ हमने देखी है कि पहले एक समझ थी कि शादी है जो एक लाइफ टाइम के लिए है। अब शादी हो गई, अब इसी रिश्ते को हमें अपनी पूरी लाइफ निभाना है। लेकिन अब क्या हो गया है कि जब शादी होती है और अगर लगता है कि हमारी नीड्स पूरी नहीं हो रही, तो झगड़े होते हैं। कभी कभी झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि वो बात सेपरेशन और डिवोर्स तक भी आ जाती है। और ये भी हमने देखा है कि बहुत बार लोग शादी करते हैं लंबे रिलेशनशिप में रहने के बाद या कभी कभी लिव इन के बाद भी, लेकिन जब शादी होती है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गई हैं। और लास्टली एक और चीज़ हमने देखी है कि पहले जो नीड्स थी वो शायद थोड़ी अलग थी, लेकिन अब लोग ये भी एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, कि हमारा पार्टनर हमारी इमोशनल नीड्स फुलफिल करेगा या हमारी भावनात्मक ज़रूरतें, जैसे हमें समझे, हमें सपोर्ट करे, हमें स्वीकारे। तो ये भी एक नया एस्पेक्ट है अब जो शादी में हमने देखा है आ गया है। तो जब आप लोग काउंसलिंग करते हैं और लोग आपके पास अपनी यही एक्सपेक्टेशंस का इतना सारा बैगेज लेकर आते हैं,
तो क्या लगता है आपको कि मतलब कितने तरह के मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के बीच शादी को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और कैसे फिर आप लोग अपने क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, उन्हें समझाते हैं? तो शादी को लेके देखिए, कुछ अगर बिलीव्स होते हैं लोगों के जिसकी वजह से उनको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट भी होती है, हमने यही देखा है। और जब वो उन बिलीव्स के थ्रू काम करते हैं या उनको सॉर्ट ऑफ रिजॉल्व करते हैं तो उनको एक रियलिस्टिक पिक्चर आती है मैरिज की शायद। तो जैसे एक बिलीफ हमने देखा है कि हमारा पार्टनर आके हमें कंप्लीट करेगा। तो जैसे रोमांटिक बुक्स हो या मूवीज हो, तो ये एक होता है कि एक पार्टनर आएगा, मैजिकली हमारी लाइफ हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाएगी और वही पार्टनर सब कुछ होगा। वो हमारा लवर भी होगा, हमें समझेगा भी, कभी कभी टीचर भी होगा, कभी कभी काउंसलर भी होगा, रोमांटिकली भी हमें ट्रीट करेगा। लेकिन एक इंसान से ये सब उम्मीदें रखना रियलिस्टिक हमने देखा है नहीं होता। तो फिर डिसअपॉइंटमेंट ही होती है। एक और हमने बिलीफ देखा है कि हमारा पार्टनर को ऑटोमेटिकली समझ आएगा कि हम कैसा फील कर रहे हैं। हमें लगता है क्योंकि वो हमें लव करते हैं या हमें समझते हैं, तो उनके पास एक इन अ वे एक्सरे विजन होना चाहिए, उन्हें सब समझ में आ जाए, उन्हें पता लग जाए कि हमें जब हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स आ रही हैं या हम कुछ गलत है तो उसे ऑटोमेटिकली समझ आ जाए। और जब वो नहीं होता तो वापस हमें लगता है कि अरे ये क्या हो गया। वो भी एक हमने देखा है इतना रियलिस्टिक नहीं होता कि जब तक हम खुद ना बताएं और एक तरीके से ना बताएं दूसरे को कि हमें क्या फील हो रहा है, वो कैसे समझेंगे। एक और बिलीफ होता है कि हमारा पार्टनर जैसे हम चाहें वैसे बिहेव करे। तो ये तो हम मन में समझते हैं कि हमारे पार्टनर का बैकग्राउंड फर्क है, एजुकेशन फर्क है, अपब्रिंगिंग फर्क है, सोच फर्क है, दुनिया को देखने का तरीका फर्क है। लेकिन फिर भी जब कभी ऐसा होता है कि हमारा पार्टनर कभी अपनी नीड्स को आगे रखे या एक सर्टेन वे में बिहेव करे तो हम अपना कूल लूज कर देते हैं, क्योंकि जब पता होते हुए भी कि ये सब अलग है, कहीं ना कहीं हम इमोशनली चाहते हैं कि हमारा पार्टनर वैसे ही बिहेव करे जैसा हम बिहेव करते हैं या हम उन्हें चाहते हैं कि वो बिहेव करे। तो वो भी कभी नहीं होता। और एक और बिलीफ जो हमने देखा है अपने काम के थ्रू कि हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमें वैलिडेट करे या हमें बहुत अप्रिशिएट करे। और सबको अप्रिसिएशन पसंद है, किसको नहीं पसंद। लेकिन अगर हम एक इंसान से ही वो पूरी अप्रिसिएशन या वैलिडेशन चाहते हैं तो वो भी रियलिस्टिक नहीं होता। इन अ वे तो हमें खुद को ही बहुत बार मोटिवेट करना पड़ता है, खुद को अप्रिशिएट करना पड़ता है। और जब हम ये समझ जाते हैं तो ये बिलीफ भी थोड़ा हमारे लिए क्लियर हो जाता है और जो पार्टनर से एक्सपेक्टेशन होती है वो थोड़ी रियलिस्टिक हो जाती है। जब आप लोग काउंसलिंग करते हैं, स्पेशली हम लोग इतना पढ़ते सुनते हैं मेट्रोज़ में, बड़े शहरों में, हालांकि अब ये भी कहा जाता है कि छोटे शहरों में भी है कि ये जो एक्सपेक्टेशंस वाली बात है जब पूरी नहीं होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, चीटिंग इन मैरिजेस, ये आप कितना ज़्यादा देख रहे हैं। और इसकी वजह से जो लोगों की मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, इमोशनल भी, ये मतलब आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है व्हेन यू डील विद क्लाइंट्स? कॉमन है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हमारी नीड्स जो हैं हम शादी से पूरी नहीं हो रही या हम अप्रोप्रिएटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो उसको कभी कभी डील करने की बजाय हम दूसरे तरीके ढूंढते हैं अपनी इमोशनल और फिजिकल नीड्स पूरी करने की। और ये चीटिंग भी एक तरीका हो सकता है जिसके अपने अलग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और अगर हमें लगता है कि हमें टेम्पररी रिलीफ मिलेगा या डिस्ट्रैक्शन मिलेगा या सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो अगर टेम्पररी मिल भी जाता है, लेकिन एक्चुअली जो होता है कि लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और उसका असर बहुत बढ़ जाता है। तो हमने यही देखा है कि अब जैसे बात जब निकल के आती है तो कॉन्फ्लिक्ट तो ऑब्वियसली होता ही है, बात सेपरेशन और डिवोर्स तक भी पहुंच जाती है। और जब सेपरेशन और डिवोर्स तक बात आती है तो कपल पर ही नहीं इम्पैक्ट पड़ता है, पूरी फैमिली पे इम्पैक्ट पड़ता है, और बच्चे हैं तो और भी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन अ वे अगर बात आ रही है कि आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा मैरिज में, तो उस सेटिस्फैक्शन को ढूंढने के तरीके ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं या मैरिज पे वर्क करना इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इनअप्रोप्रिएटली उन नीड्स को पूरी तरीके करेंगे और दूसरे पार्टनर्स में वो ही नीड्स पूरी करने की कोशिश करेंगे, तो
एक्चुअली हमारे लिए ही इमोशनल इम्पैक्ट बहुत बढ़ जाएगा और बाद में हमारी फैमिलीज भी इन्वॉल्व इसमें हो जाती है। हमने यही देखा है अपने काम के थ्रू। एक चीज़ मैं सोचती हूँ कई बार कि जैसे अब चूंकि मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस आ गई है, लोग बोलने लगे हैं, महिलाएं भी पुरुष भी, लेकिन अगर हम पहले की बात करें, जो हम कह रहे हैं कि शादी का कॉन्सेप्ट कितना, डेफिनेशन इतनी इवॉल्व हुई है, पहले ही होता था औरत को ही एडजस्ट करना है और जितनी कम उम्र में शादी कर दो उतना अच्छा, क्योंकि आपस में भी दोनों एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन जहाँ भी चीज़ें होती थी वो ज़्यादातर जो रूल्स होते थे वो महिलाओं पर ज़्यादा लागू होते थे। तो अब कई बार आप सोचती हैं या आपको ऐसी महिलाएं मिलती हैं जो अब 50s में या 60s में होंगी, जो पुरानी धारणा के साथ एक शादी में आई थी, एंड हाउ दिस टू मच ऑफ एडजस्टमेंट हैज़ अफेक्टेड देयर मेंटल हेल्थ। तो हमारी एक क्लाइंट थी, एक लेडी, वो मेरी एक क्लाइंट थी 50s में। वो डिससैटिस्फाइड थी अपनी मैरिज में, क्योंकि उनको लगता था कि मैंने अपनी मैरिज को सब कुछ दिया है, मैं एक अच्छी वाइफ रही हूँ, मैंने अकम्प्लिश बच्चे रेज किए हैं, मैंने एक्सटेंडेड फैमिली से भी बहुत एडजस्ट करके बहुत अच्छे रिश्ते बनाए हैं, लेकिन मुझे वो अप्रिसिएशन नहीं मिला है इस मैरिज में अपने हस्बैंड से जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। उसका ये इम्पैक्ट हुआ कि उनकी जो हर्ट या जो रिजेंटमेंट या जो दुख निकलता था ब्लेमिंग और टॉन्टिंग अपने हस्बैंड को, जिससे नेचुरली रिश्ता और भी अफेक्ट हो जाता था और भी खराब हो जाता था। तो जब वो काउंसलिंग के लिए आई तो वो समझी ये बात कि एक्चुअली जिस टाइप की वो अप्रिसिएशन चाह रही थी, वो अप्रिसिएशन चाह रही थी कि उनका हस्बैंड उनकी क्वालिटीज़ को सराहे, उनको समझे, उनको थैंक करे कि कितना तुमने किया है और फैमिली तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचती है, या तुम कितनी हार्ड वर्किंग हो। और जो हस्बैंड एक्चुअली करता था अपना अप्रिसिएशन दिखाने के लिए, कभी कोई गिफ्ट लाना, तो उनको वो पसंद नहीं आता था, क्योंकि उनको लगता था कि मुझे जैसे चाहिए मुझे तो मिल नहीं रहा है, गिफ्ट ला रहा है जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो जब उन्होंने ये समझा कि जिस तरह वो अपना हर्ट और रिजेंटमेंट एक्सप्रेस कर रही हैं उससे रिश्ता और भी बिगड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि उनकी एक्चुअली इमोशनल नीड्स क्या थी, और शायद पूरी ये नीड्स एक या हस्बैंड ही पूरी नहीं कर सकता था। और उन्होंने तरीके ढूंढे कि कैसे वो अपने आप को भी अप्रिशिएट करें या कोई और फ्रेंड्स के थ्रू। तो पूरा ध्यान हस्बैंड से जब हटाया और अपनी नीड्स एक अप्रोप्रिएटली एक्सप्रेस करना भी सीखा काउंसलिंग के थ्रू, तो वो रिश्ते में इम्पैक्ट आया, क्योंकि उनका अपने से भी कहीं सेटिस्फैक्शन बढ़ा। एक और चीज़ होती है, मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मली हम ऐसा एक सोसाइटी में वो है जो कि ज़्यादा होता होगा कि एक बैड मैरिज में विक्टिम हमेशा औरत है। मुझे लगता है अब ये थोड़ा सा चेंज होने लगा है, लोग समझने लगे हैं कि कई बार विक्टिम एक पुरुष भी हो सकता है। वो लोग शायद बहुत उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं आदमी अपने आप को। तो आप एज क्लाइंट्स जब देखती हैं तो आपको लगता है बहुत सारे पुरुष विक्टिम्स भी हैं ऑफ अ बैड मैरिज? अगर मैरिज हमारे हिसाब से नहीं चल रही तो वो मेंटल और इमोशनल हेल्थ और कभी कभी फिजिकल हेल्थ भी इम्पैक्ट कर जाती है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो एक क्लाइंट था मेरा ही 20s में, एक मल्टीनेशनल में वो काम कर रहे थे और उनकी शादी हुई थी। अपनी ही एक जो फ्रेंड थी, बहुत सालों से वो उन्हें जानते थे और बहुत प्यार करते थे। तो जब शादी हुई तो उनको कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लग गया, क्योंकि उनकी वाइफ एक्सपेक्ट करती थी कि वो भी हेल्प करे घर के कामों में। और दूसरी बात, जब वाइफ उनके मदर के बारे में कंप्लेन करती थी तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। और ये जो उनका हर्ट और बिटरनेस अक्यूमुलेट होने लग गई, वो उनकी फिजिकल हेल्थ पर भी असर करने लग गई। जैसे उनका पेट खराब रहने लग गया, बॉडी एक्स शुरू हो गए, काम पे भी थोड़े कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए। तो तब उन्हें थोड़ा समझ आया कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है। और जब वो काउंसलिंग के लिए आए तो उन्हें बहुत एक चीज़ समझी अपने बारे में कि उनकी एक डेफिनेशन थी एक औरत कैसी होनी चाहिए, एक वाइफ कैसी होनी चाहिए, जो उन्होंने अपनी मदर को देखा था कि वो वाइफ होनी चाहिए सैक्रिफाइसिंग, फैमिली ओरिएंटेड। अब वैसा होगा नहीं। और उनकी वाइफ अलग थी, उनकी भी अपनी कोई क्वालिटीज थी, लेकिन जैसे उनकी मदर थी वैसी तो नहीं थी। और दूसरा, ये जो क्लाइंट थे मेरे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब शादी हुई तो कहीं ना कहीं मेरी वाइफ को ऑटोमेटिकली और अनकंडीशनली मेरे पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स समझ के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और कभी उनके बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना चाहिए जैसे मैं नहीं बोलता। तो अगेन उनकी वाइफ अलग थी, तो जब वो बोलती थी कुछ उनकी मदर या फादर के बारे में तो इनको बहुत बात चुभती थी। तो जब ये समझे कि यहाँ पे कुछ सही और गलत नहीं है, उनकी वाइफ उनकी मदर से बहुत अलग है और वाइफ हमेशा एक तरह की नहीं होती, तो उनको
अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू काफी रिलीफ मिला उनको। मतलब कहीं ना कहीं उनकी जो डेफिनेशन थी मैरिज की, उसी की वजह से उन्हें तकलीफ हो रही थी। जैसे मैरिज काउंसलिंग आजकल बहुत हम सुनते हैं, किसी कोई हस्बैंड वाइफ बहुत झगड़ा कर रहे हैं तो लोग कहते हैं तो व्हाई डोंट यू गो टू अ मैरिज काउंसलर। कोशिश क्या होती है एक काउंसलर की, इफ इट्स अ टॉक्सिक और अ बैड मैरिज, अलग ही हो जाए तो बेहतर है, या उसकी टॉक्सिसिटी या नेगेटिविटी खत्म करके ये आगे अच्छे से खुशी खुशी रह पाएं। एज अ काउंसलर आपका फोकस क्या होता है? हम लोगों का ये एक अटेम्प्ट रहता है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो अपने बारे में, क्लाइंट को उनकी नीड्स के बारे में और कैसे वो नीड्स एक्सप्रेस कर पाएं। हम लोग जब क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो हम ये भी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग लाने की कोशिश करते हैं कि एक शादी एक बहुत बड़ा लाइफ चेंज है, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, और इस लाइफ चेंज, इस रिश्ते के प्रति एडिशनल एक्स्ट्रा कमिटमेंट और एडिशनल एफर्ट की भी ज़रूरत है। तो जैसे एक प्लांट होता है, उसको खाद की, उसको सनलाइट की, उसको पानी की ज़रूरत होती है, वैसे ही इस रिश्ते को भी एडिशनल एफर्ट की ज़रूरत होती है। और वही हम कॉमन अंडरस्टैंडिंग लाने की कोशिश करते हैं कि यही ज़रूरी नहीं है क्या हमें मिल रहा है इस शादी से, ये भी ज़रूरी है कि हम क्या देने को तैयार हैं इस शादी को। और जब क्लाइंट्स आपके पास आते हैं तो ज़्यादातर यही देखते हैं हम लोग कि शादी में हर कोई दूसरे को ब्लेम करना चाहता है कि नहीं चल रही है, तो इस व्यक्ति चाहे पत्नी पति को बोले या पति पत्नी को बोले, तो ये आप लोग बहुत सबसे कॉमनली देखते हैं कि एब्सोल्युटली ये एक जर्नी होता है कि पहले जब क्लाइंट आते हैं तो उनके लिए वो सिचुएशन बहुत बड़ी होती है, लेकिन जब वो काउंसलिंग के थ्रू वो मी पे आते हैं कि मेरा क्या रोल था इस प्रॉब्लम में, जो भी प्रॉब्लम है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर लेट्स से एक वाइफ आती है तो उसको लगता है कि मैंने इतना एफर्ट किया, मैंने इतना सैक्रिफाइस किया, मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिला या मुझे ग्रांटेड लिया गया, तो वो जो रिजेंटमेंट है वो बढ़ता जाता है, जब तक एक पॉइंट आता है जब उसको अपने हस्बैंड से बिल्कुल बात करना भी पसंद नहीं आता। तो तब शायद वो काउंसलिंग के लिए आती है। एक जर्नी हो सकती है उसमें अंडरस्टैंड करने की कि क्या हुआ कि आपने अपने आप को इतना पीछे रखना शुरू कर दिया, क्या हुआ कि आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना खत्म कर दिया, क्या ये एक बिजनेस था कि मैंने इतना दिया तो मुझे इतना ही मिलना चाहिए था। तो शादी एक बिजनेस पार्टनरशिप थोड़ी ना होता है कि 50 मैंने दिया 50 आपने दिया। हमेशा अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, कभी एक ज़्यादा देता है कभी दूसरा देता है। तो जब ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है कि ये ट्रेड नहीं था, ये एक बिजनेस नहीं था और मैंने भी जो दिया मुझे भी उससे कुछ मिला, तो हमने देखा है कि उस क्लैरिटी से भी फर्क पड़ता है। पारुल, आखिर में मैं चाहूँगी कि आई एम श्योर जितने लोग देख रहे हैं, बहुत सारे कपल्स में कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कहीं मिसकम्युनिकेशन होगा, खासकर जो आपने भी बात कही कि यंग कपल्स, आज के जो लड़के लड़कियां हैं, यूथ, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि एक अच्छी शादी चले और उस शादी की वजह से अपनी मेंटल या इमोशनल वेलनेस अफेक्ट ना हो, हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब ना हो, क्या करना चाहिए? कुछ मेन टिप्स अगर आप बताना चाहें। सब अपना बैगेज साथ लाते हैं, हम सब। तो बैगेज का मतलब कुछ पॉजिटिव्स भी होंगे, कुछ नेगेटिव्स भी होंगे। तो अगर ये रिश्ता मी एंड यू का जो वी बनता है उसको आगे बढ़ाना है तो हमें ये बैगेज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कहूँगी कि शादी एक बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है जो 50-50 होता है। इसमें कभी एक ज़्यादा देता है, कभी एक कम देता है और वाइसी वर्सा। और तीसरी बात ये भी कहूँगी कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं शादी में, उस पर वर्क करिए। उस रिलेशनशिप को भी नर्चरिंग की ज़रूरत है, जैसे एक प्लांट को। तो गिव अप ना करिए। अगर आप दोनों से सॉर्ट आउट नहीं हो रहा तो प्लीज़ काउंसलिंग ज़रूर लीजिए उस रिश्ते को स्ट्रेंथन करने के लिए। थैंक यू सो मच पारुल पाराशर, आप शो पर आई और इतनी इम्पोर्टेंट इनपुट्स आपने हमारे साथ शेयर किया। आई होप बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे और एक ट्रबल्ड मैरिज से गुजर रहे होंगे, उनको मदद मिलेगी। और हम लगातार अपने हर एपिसोड में ये ज़रूर कह रहे हैं कि अगर कहीं दिक्कत है और आपको लगता है कि आप उसका समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो काउंसलिंग के लिए ज़रूर जाएं, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो दूर बैठकर हमारी प्रॉब्लम शायद हमसे बेहतर समझ पाएंगे, आपकी मदद कर पाएंगे कि आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करें और एक अच्छी मैरिड लाइफ जी सकें।